हेलो नमस्कार साथियों, खान सर के पॉकेट जीके बुक का लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम सेशन नंबर 4 को देखने वाले हैं। अगर आपने 1, 2, 3, 4 सेशन नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम सेशन नंबर 4 को शुरू करते हैं, तो चलिए सेशन नंबर 4 को शुरू करते हैं। 17 नंबर टॉपिक को देखेंगे, मौर्य साम्राज्य को। मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल है 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व। मौर्य राजवंश की साहित्यिक स्रोत से जानकारी है तो ब्रह्म साहित्य के अनुसार ये शूद्र था, मौर्य साम्राज्य के राजा लोग। जैन और बौद्ध साहित्य के अनुसार ये क्षेत्रीय था। आगे हम देखेंगे, मुद्रा राक्षस के अनुसार ये ब्रिसल या निम्न वर्गीय था। रोमिल थापर के अनुसार ये वैश्य थे और सर्वाधिक मान्य मत है कि ये क्षेत्रीय थे। मौर्य वंश के राजा लोग क्षेत्रीय थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व के बीच है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन का। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के घनानंद अंतिम शासक को हराकर 322 ईस्वी पूर्व में मगध मौर्य वंश की स्थापना किया। कब किया? 322 ईस्वी में मौर्य वंश का स्थापना किया। घनानंद को हराने के लिए चाणक्य विष्णुगुप्त शर्मा ने चंद्रगुप्त की सहायता की तथा इसे 1000 का शार्पण में खरीदा। इसको 1000 का शार्पण में खरीदा। चंद्रगुप्त ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त किया चंद्रगुप्त। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा तथा इसका वास्तविक संस्थापक बना। 322 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा और वास्तविक। जस्टिन ने यूनानी इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस के रूप में उल्लेखित किया। विलियम जोन्स ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस हैं। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त ने सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर को पराजित किया। इसके परिणाम स्वरूप निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया तथा यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। अब हम आगे देखेंगे, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य चाणक्य को माना जाता है। इसका संबंध राजनीतिक विज्ञान से है। अर्थशास्त्र प्रथम भारतीय पुस्तक है जिसकी तुलना मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस से किया जाता है। किससे? मैकियावेली की पुस्तक है प्रिंस, उससे तुलना किया जाता है अर्थशास्त्र का। भारत का प्रथम प्रभु संपन्न शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु, इसी ने जैन धर्म ग्रहण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवणबेलगोला कर्नाटक की पहाड़ियों पर गुजारे थे। श्रवणबेलगोला का मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। श्रवणबेलगोला में जो मंदिर है उसका संबंध है जैन धर्म से। कुसुमपुर पाटलिपुत्रा का प्राचीन नाम है। प्राचीन नाम है पाटलिपुत्रा का कुसुमपुर। भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी। यह विवरण मेगास्थनीज ने दिया। विशाखा दत्त द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषभ शब्द का प्रयोग किया गया है। पाटलिपुत्रा शहर के महलों को देखकर यह विवरण फाहियान ने दिया कि यह मनुष्यों द्वारा न बनाकर दैत्यों या असुरों द्वारा बनाया गया है। दैत्यों या असुर द्वारा बनाया गया है पाटलिपुत्रा शहर के महलों को। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार निकेटर ने अरिया, अराचोसिया और गेड्रोसिया पारोपामिसाडे के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। आर्या, अराचोसिया, गेड्रासिया, पारोपामिसाडे क्षेत्र, ये 4 को क्षेत्र है जो चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। इसकी जानकारी हेतु यूनानी इतिहासकार एस्ट्रोबो व एपिपियान्स देते हैं। चंद्रगुप्त यूनानी को भारत से बाहर निकाल देते हैं तो वह इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। यूनानी को भारत से बाहर कर देने की वजह से इसे भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। सिकंदर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज भी चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। सिकंदर था जो अपना एक दूत को मेगास्थनीज था, जिसका दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को 500 हाथी उपहार के रूप में दिए। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक इंडिका लिखी। इसमें मौर्य साम्राज्य में नगरीय प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें बताया कि प्रशासन के नियंत्रण के लिए 6 समिति का निर्माण किया गया था। मेगास्थनीज ने मौर्य महलों का भी वर्णन किया। इसमें लकड़ी व पत्थरों का प्रयोग किया गया है। क्या बोला है? मेगास्थनीज ने मौर्यों के महलों का भी वर्णन किया। इसमें लकड़ी व पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इंडिका में पाटलिपुत्रा का वर्णन किया गया। इंडिका में किसका? पाटलिपुत्रा का, जिसमें पाटलिपुत्रा को पोलिबुत्था नाम दिया गया है। पाटलिपुत्रा का नाम इंडिका नामक पुस्तक में पाटलिपुत्रा को पोलिबुत्था कहा गया है। अब कह रहा है ये जो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। ये गांव गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। इसमें 570 बुर्ज 64 दीवार है। कितना? 570 बुर्ज और
64 दीवार है, सॉरी मीनार है, 64 मीनार है। मेगास्थनीज ने मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में। परंतु यह कथन प्रमाणित नहीं है, इस कथन का कोई साक्ष्य नहीं है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा जो संस्कृत भाषा में है। इसमें 15 अधिकरण है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और लगभग 4000 श्लोक है। अर्थशास्त्र पुस्तक में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 4000 श्लोक है। यह राजनीतिक विषय पर आधारित पुस्तक है। राजनीतिक विषय पर आधारित पुस्तक है कौन सा? अर्थशास्त्र। आगे देखेंगे, जैन धर्म के अनुयायी चंद्रगुप्त को जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी कौन था? चंद्रगुप्त था। अपने जीवन के अंतिम दिन में पुत्र के पक्ष में शासन त्याग कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला जो मैसूर में है वहां 298 ईस्वी पूर्व में चला गया और उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। जिसको उपवास द्वारा शरीर त्यागने की विधि को क्या कहा जाता है? संलेखना विधि कहा जाता है। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। कितने वर्षों का? 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। अब हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार का शासन काल है 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व। अब कह रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंबिसार, जो 298 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा। ठीक। यूनानी साहित्य में इसे अमित्र चेष्ट या अमित्र घात भी कहा जाता है। इसको अमित्रोचेष्ट या अमित्रघात भी कहा जाता है यूनानी इतिहास में। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार यह एक महान शासक था। तारानाथ ने इसे महान शासक के रूप में परिचय दिया है। यह एक सिजेरियन बेबी था। इसको सिजेरियन बेबी भी कहा जाता है। इसके अनुसार बिंदुसार ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किए थे। इसके अनुसार बिंदुसार दक्षिण भारत पर आक्रमण किए थे। यह एक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अब नोट में कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मेखली पुत्र घोषाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हो गए मेखली पुत्र घोषाल। आगे हम देखेंगे यूनानी इतिहासकार एथेंस के अनुसार इसे यूनान का शासक एंटीओकस प्रथम के 3 वस्तु मंगवाए थे। एंटीओकस प्रथम से 3 वस्तु किसने मंगवाए थे? तो बिंदुसार ने मंगवाए थे। क्या क्या था 3 वस्तु? तो मीठे शराब थे, सूखे मेवे थे, अंजीर जिसको बोला जाता है, और दार्शनिक था। ठीक है। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए जिसका दमन अशोक और सुशील ने किया था। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ जिसका दमन अशोक और सुशील ने किया था। ठीक है। आगे हम देखेंगे नेपाल विद्रोह का दमन भी अशोक ने किया था। नेपाल विद्रोह का दमन भी अशोक ने किया था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। बिंदुसार जब मरा उस समय में अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। अब देखेंगे बिंदुसार के अन्य नाम। तो बिंदुसार के अन्य नाम देखेंगे तो बिंदुपाल चीनी विवरण में मिलता है, बिंदुपाल सिंहसेन मिलता है जैन ग्रंथ में, एलिड्रोकेट्स मिलता है स्ट्रोबो के अनुसार, भद्रसार मिलता है वायु पुराण में। स्ट्रोबो बोला था, स्ट्रोबो अपनी पुस्तक में एलिड्रोकेट्स नाम रखा है। जैन ग्रंथ में सिंहसेन बिंदुसार का नाम मिलता है। अब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। हम अशोक के बारे में देखेंगे। अशोक का शासन काल है 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व के बीच अशोक का शासन काल है। अशोक का 4 वर्षों तक अपने भाइयों के साथ सत्ता संघर्ष चला। 4 वर्षों तक अशोक का सत्ता संघर्ष चला है। सिंगली अनुसूचियों की मान्यता के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या किया। 99 भाइयों की हत्या करने के बाद अशोक राज किया। अशोक ने 99 भाइयों को मारने के बाद वो राजा बना है। अशोक की माता का नाम क्या था? तो भीमा या सुभद्रांगिनी था। सुभद्रांगी अशोक की माता का नाम भीमा या सुभद्रांगी था। उसकी पत्नी देवी थी। कहाँ की थी? विदिशा मध्य प्रदेश की थी। जिसका पुत्र का नाम, बेटा का नाम था महेंद्र और संघमित्रा। देवी के गर्भ से संघमित्रा तथा पुत्र कौन? महेंद्र का जन्म हुआ, जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब कह रहा है कि इसकी दूसरी पत्नी, अशोक की दूसरी पत्नी का नाम था कारुबाकी और बेटा का नाम था तिवर, जिसका एक अभिलेख मिलता है कारुबाकी और बेटा उसका था तिवर। इस तिवर की पत्नी माता का नाम था कारुबाकी। अशोक ने क्रोधित होकर तिस्य रक्षिता को जीवित जला दिया। अशोक जब क्रोधित हुआ तो तिस्य रक्षिता नाम की एक लेडीज थी, उसको जीवित जला दिया था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में 99 भाइयों के वध करने के बाद हुआ था। अशोक का नाम देखेंगे। अशोक का बहुत सारा नाम था, जिसमें अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग नाम से अपना अभिलेख खुदवाया था, चाहे किसी ने उसको संबोधित किया था। तो चलिए
अशोक वर्धन कहाँ मिलता है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराण में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया। अशोक मौर्य कहाँ कहा गया है? तो गिरनार अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मौर्य है। और अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? तो मस्की, गुर्जरा, नेटुला, उदय गोलम अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। प्रियदर्शी कहाँ मिलता है? अशोक का नाम प्रियदर्शी कहाँ मिलता है? तो भाब्रू शिलालेख में मिलता है। ये VVI क्वेश्चन है, ये पूछता है अक्सर एग्जामों में कि प्रियदर्शी, अशोक का नाम प्रियदर्शी किस अभिलेख में है? तो भाब्रू अभिलेख में है अशोक का नाम अशोक का नाम प्रियदर्शी। अब कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी में अशोक पहले भगवान शिव की अनुयायी थे। राजतरंगिणी है पुस्तक कलहन का, उसमें अशोक पहले शिव प्रेमी था, बाद में बौद्ध बन गया था, बौद्ध भिक्षु बने। अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की, वहां में शिव मंदिर का, अशोक एक शहर बसाया था श्रीनगर, जिसका निर्माण किया और शिव मंदिर का भी वहां निर्माण करवाया था। राजतरंगिणी को भारतीय इतिहास का प्रथम पुस्तक माना जाता है तथा कलहन जन्म जय सिंह के दरबार में था। कलहन किसके दरबार में रहता था? तो जय सिंह के दरबार में। आइए, भारतीय इतिहास का पहला पुस्तक किसको कहा जाता है? तो राजतरंगिणी को कहा जाता है। अशोक ने नेपाल में भी ललित पाटन शहर बसाया था। नेपाल में एक जगह है ललित पाटन, उसको भी अशोक ने ही बसाया था। आगे का रहा, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध किया। कलिंग के शासक कौन थे? नंदराज था। कलिंग का शासक था नंदराज, उसको भी हराया था। कलिंग से युद्ध किया था हाथी के लिए, हाथी कलिंग में ज्यादा होता था, तो हाथी के लिए कलिंग से युद्ध किया था। उसमें 1 लाख सैनिक मारा गया था। तो चलिए हम आगे देखते हैं। कलिंग के राजा का नाम याद रखना है। तो कलिंग के राजा का नाम था नंदराज, से युद्ध किया था अशोक ने। ये 8वें वर्ष अपने राज्याभिषेक जब कराया था ना, उसके 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में था, और इसका राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे। इस युद्ध में अशोक ने विजय प्राप्त की, लेकिन इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। हमने बोला था पहले ही कि अशोक ने कलिंग से युद्ध किया तो 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग 50 लाख लोग बंदी बनाए गए, मतलब 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख लोग मर गए थे। अब इस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, इसलिए इन्हें युद्ध घोष के स्थान पर धम घोष को अपनाया। युद्ध घोष इसका मतलब था वाक्य, तो उसके जगह पे धम घोष अपना लिया। बहुत सारे लोग मरे, उससे इसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद युद्ध घोष के जगह पे धम घोष को इसने अपना लिया। मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना सांची का स्तूप है। मौर्य काल स्थापत्य कला, मौर्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? सांची का स्तूप है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मौर्य काल का प्रचलित सिक्का पन्न है। मौर्य काल में सबसे प्रचलित, सर्वाधिक प्रचलित जो था सिक्का पन्न था। धम्म शब्द में राहुलोबाद सूत पुस्तक से लिया गया। धम्म शब्द कहाँ से लिया गया है? तो राहुलोबाद सूत पुस्तक से। कहाँ से लिया गया है धम्म शब्द? तो राहुलोबाद सूत पुस्तक से लिया गया है। राहुलोबाद सूत। धम्म एक आचार संहिता है। धम्म क्या है? आचार संहिता है। मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह ताम्रलिपि है। सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है? तो ताम्रलिपि है। सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह ताम्रलिपि है। कंटक शोधक शब्द न्याय के लिए प्रयुक्त है। कंटक शोधक शब्द किसके लिए? तो न्याय के लिए। बोला जाएगा कि कंटक शोध शब्द क्यों प्रयोग किया जाता था? तो न्याय के लिए प्रयोग किया जाता। भाग, बलि, प्राण, प्रणय, विशिष्ट एक कर है। भाग है, बलि है, प्रणय है, विशिष्ट है। हर अलग अलग जगह पे अलग अलग कर लगाया गया था, जिसके बारे में तो सभी का नाम एक जगह दे दिया गया है। और ये क्या था? तो कर था, एक प्रकार का कर था। भाग भी कभी कहीं पे भाग लिया जाता था, जैसे कोई बलि देता था तो बलि कर लगता था। प्रणय कर, विशिष्ट कर, विशिष्ट एक प्रकार का कर था। ठीक है। विशिष्ट एक बेगारी कर था। बेगारी कर था, विशिष्ट बेगारी लोगों से लिया जाता। बिना मजदूरी परिश्रम दिए बिना कार्य करवाना। बिना मजदूरी या परिश्रम दिए बिना किसी से कार्य करवाते हैं तो उसके बाद आपको राजा को कर देना पड़ता था, जिसे विशिष्टि कर कहते थे। अब कह रहा है अशोक को भारतीय इतिहास में जनहित कार्य के लिए स्मरण किया जाता है। अशोक पहले बहुत मार काट करता था, युद्ध प्रवृत्ति का था, लेकिन बाद में उसका कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हो गया। तब वो बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए उसे जनहित कार्य के लिए स्मरण किया जाता है, मतलब अच्छे कार्य के लिए स्मरण किया जाता है। कलिंग का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्कल था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। कहाँ थी? तोसली थी। कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। क्या चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो हाथी के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथी को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। हाथी को प्राप्त करने के लिए ही अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। सिंघली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासनकाल के 4थे वर्ष निग्रंथ नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। सिंघली अनुसूतियों के अनुसार, अनुसूती दीपवंश तथा महावंश के अनुसार क्या बोला गया है कि अशोक ने अपने 4था वर्ष, अशोक 69 में 269 ईस्वी में
सबसे पहले उसने राज्याभिषेक कराया। 4 साल बाद ही अपनी ग्रंथ नामक एक बौद्ध भिक्षु था जिससे बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। इसके बाद अशोक मोगलीपुत्तिस से प्रभावित हुआ एवं बौद्ध धर्म में रुचि रखने लगा। मोगलीपुत्तिस था जो जिससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दिव्य बदान बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को दिया। बौद्ध धर्म का शिक्षा देने का श्रेय किसको जाता है? उपगुप्त को। चीन यात्री ह्वेनसंग इसका समर्थन करता है। दिव्य बदान एक बौद्ध साहित्यकार था जिसके अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा देने का श्रेय किसको जाता है? तो उपगुप्त को जाता है। और इसके बारे में चीनी यात्री ह्वेनसंग है उसने भी इसका समर्थन किया कि सही बात उसने बोला है। अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान सर्वप्रथम बौद्ध गाया का धम्म यात्रा की ओर 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहाँ यात्रा किया था? तो लुम्बिनी की यात्रा किया था। भाबरू शिलालेख जिसमें अशोक का नाम क्या मिला है? तो प्रियदर्शी मिला है। तो अशोक भाबरू शिलालेख बैराठ राजस्थान कहाँ मिला है? तो बैराठ राजस्थान में भाबरू शिलालेख मिला है। अशोक ने बौद्ध होने का सबल प्रमाण मिलता है। अशोक बौद्ध ही थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसका सबल प्रमाण भाबरू शिलालेख में मिलता है जिसमें अशोक स्पष्ट बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन करता है। बुद्ध धम्म संघ अशोक का त्रित्व था ना, उसका अभिवादन अशोक ने किया है। किस शिलालेख में? तो भाबरू शिलालेख में त्रिरत्न था ना, अशोक बौद्ध धर्म का त्रिरत्न था। बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन भाबरू शिलालेख में अशोक ने किया है। इसीलिए चलिए, भाबरू शिलालेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा बताया है। भाबरू शिलालेख में अशोक ने अपने आप को क्या बताया है? मगध का राजा या मगध राज कहा है। ठीक है, आगे है कि भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया। शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने ही किया है। अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जगह जगह पर लेख उत्कीर्ण करवाए। जगह जगह पर लेख किसने खुदवाया था? तो अशोक ने करवाया था धर्म के प्रचार के लिए। अशोक को इसकी प्रेरणा कहाँ से मिला था? तो ईरानी शासक था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, उसी का नाम है, से मिला था। किससे मिला था प्रेरणा अशोक को? तो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से मिला था। अशोक इसकी खोज 1750 ईस्वी में टिफिन थेलर ने किया था। इसका खोज किसने किया था? तो टिफिन थेलर ने किया था। ठीक है, अब 1837 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता। तो शिलालेख को सबसे पहले टी फेंथलर ने 1750 ईस्वी में खोजा और 1850 ईस्वी पूर्व में इसको पढ़ा। किसने? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इसके उत्कीर्णकर्ता चापर या कापर थे। इसको कौन खोदते थे? मतलब शिलालेख को उत्कीर्ण यानी खोदते, उस पर लिखते कौन थे? तो चापर या कापर लिखते थे। अभिलेखों का विषय प्रशासनिक होता था। अभिलेख का विषय क्या था? तो प्रशासनिक था। शासन के लिए कुछ विशेष तरह का नियम वगैरह लागू करने की वजह से ही अभिलेख खोदा जाता था। ये नियम राजा लागू किया है, ये नियम उसको ना उस अभिलेख पे लिख दिया जाता था, कहीं पे चिपका देते हैं या कुछ भी उस तरह से था। लेकिन अर्थ से संबंधित लेख रुमनदेही अभिलेख है जो कर नीति से संबंधित है। लेकिन अर्थ से संबंधित लेख कौन सा है? तो रुमनदेही अभिलेख है जो कर से संबंधित है। कर से संबंधित अभिलेख कौन सा है? तो रुमनदेही अभिलेख है, जिसमें अशोक लुम्बिनी की यात्रा के समय भू राजस्व की दर 1/6 भाग से घटाकर 1/8 कर दिया। पहले भू राजस्व यानी कर कितना परसेंट लेता था? तो 1/6% लेता था, बाद में 1/8% कर दिया। ब्राह्मणी शिलालेख में अभिलेख गुजरात से प्राप्त। ब्राह्मणी शिलालेख है जो गुजरात से प्राप्त हुए हैं तथा ग्रीक व अरमाइक लिपि के अभिलेख गंधार व काबुल से तथा खरोष्टी शाहबाज गढ़ी मानसेहरा से प्राप्त होते हैं। अब कह रहा है ब्राह्मणी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो गुजरात से प्राप्त हुए। कहाँ से? गुजरात से प्राप्त हुए हैं। और ग्रीक अरमाइक लिपि कंधार काबुल से प्राप्त हुए हैं। खरोष्टी शाहबाज गढ़ी मानसेहरा से प्राप्त हुआ है। ये सब हुआ है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं हम इसको। तो ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो गुजरात से प्राप्त हुए। कहाँ से? तो गुजरात से। ग्रीक अरमाइक लिपि के लेख कहाँ से? तो कंधार काबुल से प्राप्त हुए। खरोष्टी के शाहबाज गढ़ी से या मनसेहर, शाहबाज गढ़ी के मनसेहरा पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अभिलेख की लिपि कैसी थी? तो ब्राह्मणी लिपि कहाँ से प्राप्त हुए? भारत से। कहाँ से? भारत से। खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में प्राप्त हुए। ग्रीक लिपि कहाँ का? अफगानिस्तान का था। अरमाइक अफगानिस्तान का था, यानी ग्रीक और अरमाइक अफगानिस्तान के। अब नोट हम पढ़ते हैं। ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाईं ओर तथा खरोष्टी लिपि कहाँ से कहाँ? तो दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। ब्राह्मणी लिपि को बाएं से दाईं ओर लिखा जाता था, खरोष्टी लिपि को दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। द्विभाषा अभिलेख होते हैं।
जिसमें दो लिपि सम्मिलित होती है, जिसमें द्विभाषा अभिलेख में दो लिपि सम्मिलित होता है, जिसमें गंधार और गंधार से सार एक गुना अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो ग्रीक अरमाइक मिश्रित लिपि में था। अशोक ने अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि जो ये दो भाषा का अभिलेख जो है वो गंधार से सान एक गुना अभिलेख से प्राप्त हुआ है। गंधार के सान एक गुना अभिलेख से अभिलेख 2 भाषा में लिखा गया था। कौन कौन भाषा में? तो ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। अभिलेखों को कितने भाग में विभाजित किया गया? तो 3 भागों में। बोला अभिलेख को 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो 3 भागों में देखते हैं। अभिलेख को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो शिलालेख है एक स्तंभ लेख है, एक गुहा लेख है। बृहत और लघु होगा। शिलालेख लेख को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो 3 भागों में 1 नंबर है शिलालेख, दूसरा नंबर है स्तंभ लेख और तीसरा नंबर है गुहा लेख। तो शिलालेख 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो बृहत शिलालेख और लघु शिलालेख। और स्तंभ लेख भी 2 प्रकार का होता है, तो बृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। तो चलिए हम देखते हैं आगे। अशोक के 8 स्थानों से बृहत शिलालेख लगाए गए हैं, जिसकी संख्या 14 है। अशोक ने 8 स्थान पर बृहत शिलालेख लगाया है, जिसकी संख्या कितना है? 14। तो बृहत शिलालेखों की संख्या कितना है? 14। कितने स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो 8 स्थान से प्राप्त हुए हैं। अब हम देखेंगे बृहत शिलालेख कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो शहबाज गढ़ी पाकिस्तान पेशावर से मिला है। शहबाज गढ़ी पाकिस्तान पेशावर से मिला है। शहबाज गढ़ी बृहत शिलालेख। मानसेहरा पाकिस्तान में मिला है। कालसी देहरादून उत्तराखंड में मिला है। जूनागढ़ गिरनार गुजरात में मिला है। धौली उड़ीसा में मिला है। और जोगढ़ कहाँ मिला है? उड़ीसा में मिला है। सोपार महाराष्ट्र थाने में। एरीर गुड्डी आंध्र प्रदेश कर्नूल में मिला है। एरीर गुड्डी आंध्र प्रदेश के कर्नूल में मिला है। चलिए आगे हम देखेंगे कि अशोक के शिलालेख और उसके विषय। अशोक का शिलालेख था और उसके विषय में बताया गया है कि पहला शिलालेख किस लिए खुदवाया गया है। तो पहला शिलालेख एक तरफ है, एक तरफ विषय है। पहला शिलालेख पशुवध पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो शिलालेख खुदवाया गया था। ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि पशुवध का संबंध किस शिलालेख से था। चाहे पहला शिलालेख का विषय क्या था, पहला शिलालेख का संबंध किससे? तो पशुवध पर प्रतिबंध किस शिलालेख में लगाया गया था? तो पहला शिलालेख में। दूसरा शिलालेख कह रहा है मनुष्य व पशु का चिकित्सालय का निर्माण करवाया गया, लोक कल्याणकारी कार्य किए गए। दूसरा शिलालेख में सूचना देता था। ये शिलालेख खुदवा के सूचित करता था लोगों को। पशु और चिकित्सा का आदमी का अस्पताल और पशुओं का अस्पताल का निर्माण दूसरे शिलालेख में कराया गया। लोक कल्याण कार्य भी किए गए। तीसरा शिलालेख में राजुक की नियुक्ति तथा राजकीय अधिकारियों की हर 5 वर्षों पर राज्य भ्रमण का आग्रह किया गया। तो बोलता है कि राजुक की नियुक्ति किया गया और जो भी अधिकारी है ना उसको हर 5 वर्ष पर अपने राज्य को घूमने का आग्रह किया गया। अब चौथा कह रहा है भेरी रणघोष, भेरी यानी युद्ध वाला नीति था के जगह पे धम घोष की घोषणा किया गया। तो चौथा शिलालेख क्या कह रहा है? भेरी के जगह पे धम घोष का घोषणा कर दिया। 5वां शिलालेख धम महामात्रा की नियुक्ति किया गया। पुरोहित जैसे आदमी की नियुक्ति किया गया। धम महामात्रा की नियुक्ति किया गया। छठा शिलालेख पद वेदिका को आदेश दिया, प्रशासन सुधार किए। अब पद वेदिका को आदेश दिया, प्रशासन सुधार किए। अब आगे है 7वां शिलालेख में कह रहा है धम यात्रा का विवरण। धम यात्रा का विवरण किस शिलालेख से मिलता है? तो 7वां शिलालेख से मिलता है। 8वां शिलालेख कह रहा है आठेट यात्रा के स्थान पर धम यात्रा का प्रतिपादन किया। आखेट यात्रा के स्थान पर धम यात्रा का प्रतिपादन किस शिलालेख में? तो 8वें। 9वां शिलालेख में है मंगलाचरण समारोह के स्थान पर धम मंगलाचरण प्रारंभ किया गया। मंगलाचरण पहले समारोह होता था, उसके जगह पर धम मंगलाचरण समारोह का प्रारंभ किस शिलालेख में किया गया? तो 9वां में। सच्ची भेंट तथा सच्चा शिष्टाचार का उल्लेख किस शिलालेख में? तो 9वां शिलालेख में। 10वां शिलालेख में कहा गया है कि धर्म की श्रेष्ठता का नारा पर बल कहाँ दिया गया है? तो 10वां शिलालेख में राजा व उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेगा। ये भी 10वां शिलालेख है। 11वां शिलालेख है धम की कामना। 11वां शिलालेख कह रहा है धम की कामना और धम दान नीति कहाँ है? तो 11वां ही शिलालेख है धम दान नीति। अब कह रहा है 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो 12वां शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और 5 सीमांत यूनानी राजा के नाम का उल्लेख जहाँ है वो भी 13वां ही शिलालेख है। उसने विदेश में धर्म प्रचारकों को भेजा। विदेश में
इसी राजा सबके पास विदेश में धर्म प्रचारक को भेजा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। अशोक के हृदय परिवर्तन की भी बात कहाँ बताई गई है? तो 13वां शिलालेख में। 14वां शिलालेख पहले 13 अभिलेखों का पूर्वालोकन तथा जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। 14वां शिलालेख न पहले 13 शिलालेख जो लिखे हैं उसका पूर्वालोकन, उसमें थोड़ा बहुत सुधार किया और जनता को धार्मिक जीवन मतलब जनता को भगवान के प्रति या धार्मिक मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करने के प्रति प्रेरित किया 14वां शिलालेख में। चलिए आगे देखते हैं कि नोट कह रहा है पृथक कलिंग प्रतिज्ञापन। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। कलिंग युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है, लेकिन धौली व जोगर में 13 शिलालेख जोगर के 13वें शिलालेख में समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान बताया है। लेकिन धौली व जोगर के 13वें शिलालेख में समस्त प्रजा को अपने संतान बताया है अशोक ने। अशोक ने 11, 12, 13वें शिलालेख में बदलाव किया है। अशोक 3 शिलालेख 11 में, 12 में और 13 में शिलालेख में क्या किया है? बदलाव किया है। इसे पृथक कलिंग प्रतिज्ञापन कहा जाता है। 11वें, 12वें, 13वें शिलालेख में बदलाव को क्या कहा जाता है? कलिंग प्रतिज्ञापन कहा जाता है। पृथक कलिंग प्रतिज्ञापन कहा गया है। ठीक है। अशोक के लघु शिलालेख के बारे में हम देखेंगे तो अशोक के लघु शिलालेख को लेख 18 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ। कितने स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो 18 विभिन्न स्थान से, जिसकी संख्या निश्चित नहीं है। लघु शिलालेखों की संख्या निश्चित नहीं है, मतलब कोई गिनती नहीं है लघु शिलालेखों की संख्या, लेकिन वो 18 स्थान से प्राप्त है, ज्यादा स्थान से नहीं, 18 स्थान से। जिसमें सबसे नवीन लघु शिलालेख सनातनी कर्नाटक का है। सबसे नया वाला शिलालेख है जो सनातनी शिलालेख है, जो कहाँ से मिला? कर्नाटक से। अशोक के मस्की गुर्जरा नातुला उदय गुल्लम लेख अशोक का नाम अशोक मिलता है। कहाँ पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मस्की गुर्जरा नेतुर और उदय गुल्लम लेख में अशोक का नाम। भाबरू शिलालेख जो कोटपुतली बहरोर के बैराट विराटपुर में बीजक की पहाड़ी में भीमा डुमरी पर स्थित है, जिसकी खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन वर्ट ने की, जिसमें अशोक का नाम मगध धीराज लिखा हुआ मिलता है। भाबरू लेख में अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख भी है। भाबरू लेख में अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख है। मस्की शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है, जिसका खोज 1915 ईस्वी में वीडेन ने किया। अशोक स्तंभ लेखों में बृहत स्तंभ लेख हमें 6 स्थान से 7 लेख मिले हैं, यानी इसकी संख्या 6 है और 7 लेख मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली टोपर स्तंभ लेख मूल रूप से यह हरियाणा के अंबाला जिला में था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया एकमात्र शिलालेख, जिसमें अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण है। दिल्ली मेरठ है, जो मूल रूप से यह मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया। इसे शिकार उस महल में रखवाया। लौरिया नंदगढ़ अभिलेख बिहार में है तथा इस पर औरंगजेब के लेख उत्कीर्ण है। लौरिया अरेराज अभिलेख चंपारण बिहार में है। रामपुरवा अभिलेख भी बिहार में है। प्राग प्रशस्ति अभिलेख यह मूल रूप से कौशाम्बी में था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। इस पर स्थापित लेख लिखे गए हैं, जिसे रानी का लेख कारुवाकी समुद्रगुप्त की प्राग प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। इसमें अकबर व बीरबल के लेख भी उत्कीर्ण है। अशोक के लघु स्तंभ लेखों में राजकीय घोषणा मिलती है। सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश लेख में संघ भेद को रोकने का आदेश दिया गया है। निगाली सागर अभिलेख में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में कनक मुनि से स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया था। लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया। लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया। वास्तुकला के इतिहास में अशोक ने एक नई शैली का विकास किया और गुफा लेख धार्मिक सहिष्णु का परिचायक है। बाबर की पहाड़ी में अशोक ने 4 गुफा का निर्माण करवाया था, जो कर्ण गुफा, सुदामा, चोपर, विश्व झोपड़ी गुफा थी। कर्ण गुफा था, सुदामा था, विश्व झोपड़ी था, चोपर था। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दिया। ये 4 गुफा आजीवक संप्रदाय को दान में दिया। अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी पर गुफा का निर्माण कराया तथा बाबर की पहाड़ी पर दशरथ ने लोमस ऋषि की भी गुफा बनवाई। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण किया था, जिसमें महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूपों का निर्माण किया था। 8 स्तूपों में बुद्ध के शारीरिक अवशेष रखे गए हैं। 9वें में उसके पौत्र। तो बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूपों का निर्माण किया था। 8 स्तूपों में बौद्ध के शरीर का अवशेष रखे गए थे। 9वें में उसका पात्र रखा गया है।
लहरौरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन है। 18 तीर्थों का वर्णन आगे देखेंगे। मौर्यकालीन उच्चाधिकारी तीर्थ तो तीर्थ है संबंधित विभाग है। प्रधानमंत्री पुरोहित तो प्रमुख धर्माधिकारी है। सेनापति है, युद्ध विभाग का मंत्री है। युवराज है, राजा का उत्तराधिकारी होता है। प्रशासता है, राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राज्य की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी है। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान है। नायक है, सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष हुआ। प्रदेष्टि है, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कमिश्नर हुआ। सानिध्यता राजकीय कोषाध्यक्ष है। व्यवहारिक नगर के प्रमुख न्यायाधीश। दंडपाल पुलिस अधिकारी होता है। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखाने का अध्यक्ष हुआ। अंतःपाल है, सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक। दुर्गपाल है, राजकीय दुर्ग रक्षक का अध्यक्ष। नागरक पौर है, नगर कोतवाल या नगर के प्रमुख अधिकारी। द्वारिक है, राज्य महलों की देखरेख करने वाला व्यक्ति हुआ। आटविक है, वन विभाग का प्रधान। अंतर्वेदिक है, अंतःपुर का अध्यक्ष हुआ। मंत्री परिषद है, मंत्री परिषदाध्यक्ष है, परिषद का अध्यक्ष। मंत्री परिषदाध्यक्ष है, परिषद का अध्यक्ष। मंत्री परिषद के नीचे द्विश्रेणी के अधिकारी थे जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। कितना? तो 26 अध्यक्ष का। अर्थशास्त्र में प्रमुख 4 व्यापारिक राजमार्गों का वर्णन है। कौटिल्य बताते हैं कि उत्तरापथ की अपेक्षा दक्षिणापथ अधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर पक्ष की अपेक्षा दक्षिणापथ अधिक महत्वपूर्ण था। अशोक के समय में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई थी। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार आर्यपुत्र कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी द्वारा होता था। अब प्रांत देखेंगे और राजधानी देखेंगे। तो उत्तर प्रांत का राजधानी था तक्षशिला। उत्तरापथ का राजधानी था तक्षशिला। दक्षिणापथ का था सुवर्णगिरी था। दक्षिणापथ का अवंती राष्ट्र का था उज्जैनी। कलिंग का था तोसली। और प्राची मध्य प्रदेश का था प्राची जो मध्य प्रदेश में था पाटलिपुत्र। कलिंग ही बढ़ गया था 5वां। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन 20 में किया गया था जो 20 पति के अधीन होते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी शासक स्थानिक था जो समाहर्ता के अधीन था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समिति में विभाजित थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अब हम कल देखेंगे नगरीय प्रशासन समिति व उसके कार्य। तो कल के क्लास को हम यहाँ से आगे